नमस्कार। इस वीडियो में हम पायस या इमल्शंस, द्रव सॉल, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस या पायसों का वर्गीकरण, पायस को बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन, पायसों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस और विपायसीकरण या डी इमल्सिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पायस या इमल्शंस ऐसे कोलाइडी विलियनों या सॉल को कहते हैं जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज व प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही द्रव हो, अर्थात द्रव सॉल या द्रव कोलाइडी विलियन को ही पायस या इमल्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक द्रव की सूक्ष्म बूंदों का दूसरे द्रव में प्रक्षेपण या डिस्पर्शन हो जाता है तो जो सॉल बनता है वह पायस कहलाता है। उदाहरणार्थ, दूध एक ऐसा पायस है जिसमें द्रव वसाएं या लिक्विड फैट्स जल में वितरित रहती हैं। पायस में प्राय एक द्रव होता है तथा दूसरा द्रव तेल अथवा तेलीय द्रव होता है। सूक्ष्म बूंदें सॉल के कणों से बड़ी होती हैं तथा साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, यदि जैतून के तेल को जल में नाइट्रोबेंजीन को जल में मिलाकर हिलाया जाए तो इनके पायस प्राप्त होते हैं। पायसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शंस। प्राय पायस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तेल में जल पायस यानी वाटर इन ऑयल इमल्शंस, WO। इस प्रकार के पायस में जल की बूंदें प्रक्षिप्त प्रावस्था में तथा तेल प्रक्षेपण माध्यम में होता है। उदाहरणार्थ, मक्खन, कोल्ड क्रीम आदि, इनको तेलीय पायस कहते हैं। नंबर 2, जल में तेल पायस, ऑयल इन वाटर इमल्शंस। इसमें तेल की बूंदें प्रक्षिप्त प्रावस्था में तथा जल प्रक्षेपण माध्यम में होता है। उदाहरणार्थ, दूध, वैनिशिंग क्रीम आदि। प्रक्षेपित प्रावस्था व प्रक्षेपित माध्यम के अनुपात को बदलकर इन पायसों को एक दूसरे में बदल सकते हैं, अर्थात ऑयल वाटर से वाटर ऑयल या वाटर ऑयल से ऑयल वाटर। जैसे नाइट्रोबेंजीन में जल की अल्प मात्रा मिलाने पर जल तेल तंत्र बनेगा और जल में नाइट्रोबेंजीन की अल्प मात्रा मिलाने पर तेल जल पायस बनेगा। पायस को बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस। किसी पायस को बनाने की विधि पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाती है। इसमें उपयुक्त दो द्रवों को एक बहुत कम मात्रा में तथा दूसरा बहुत अधिक मात्रा या बल्क में मिलाकर तेजी से हिलाकर अथवा अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पायस बनाते हैं। दोनों द्रवों के मिश्रण को कोलाइडी मिल या मिक्सी या होमोजेनाइजर में लेकर मिलाने पर भी पायस प्राप्त होते हैं। सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं तथा ये दो विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इन पायसों को स्थायी बनाने के लिए किसी तीसरे पदार्थ की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थायीकरण के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं। सामान्यतः पायसी कारक के रूप में साबुन, अपमार्जक, प्रोटीन, गम, एगार आदि का प्रयोग करते हैं। साबुन तथा अपमार्जकों में पायसी कारक गुण के कारण ही इनका उपयोग कपड़े व बर्तन धोने के अपमार्जक के रूप में किया जाता है। पायसी कारक पायस के दोनों द्रवों के बीच के अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करके प्रक्षिप्त प्रावस्था की बूंदों के चारों ओर एक पतली झिल्ली या तह बना लेता है और उनको पास आने से रोकता है। उदाहरणार्थ, केरोसिन में जल का पायस बनाने के लिए काजल के कण पायसी कारक का कार्य करते हैं। पायसों के दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग हैं। उनमें कुछ उपयोगों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, धातुकर्म या मेटलर्जी में धातु के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग उत्प्लावन विधि में भी तेलीय पायस का ही प्रयोग होता है। धातु अयस्क के बारीक चूर्ण को जल में डालकर उसमें तेलीय पायस डालते हैं और वायु के बुलबुलों से झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे धातु अयस्क के कण पायस में वायु से बने झागों के साथ सतह पर तैर कर आ जाते हैं, जिन्हें एकत्रित कर लेते हैं।
नंबर 2, कई औषधियाँ, मरहम, क्रीम, लोशन आदि विभिन्न प्रकार के पायस ही होते हैं। उदाहरणार्थ कॉड लीवर ऑयल, बी कॉम्प्लेक्स आदि पायस हैं। नंबर 3, मानव शरीर में होने वाली पाचन क्रिया पायसीकरण के बिना संभव नहीं है। हम भोजन के साथ जो वसा व घी ग्रहण करते हैं उसका कुछ भाग आंतों के क्षारीय द्रव द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। इस प्रकार बना हुआ सोडियम साबुन शेष वसा व घी का पायसीकरण कर देता है, जिससे वह आंतों में आसानी से पच जाता है। नंबर 4, साबुन तथा अपमार्जकों के पायसीकारक गुण के कारण ही इनका उपयोग कपड़े व बर्तन आदि धोने में किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जकों की अपमार्जक क्रिया। साबुन तथा अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर एक आयनिक लवण समूह होता है। उदाहरणार्थ साबुन सोडियम स्टीरेट C17H35COO- में 17 कार्बन परमाणुओं की सतत सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, जिन्हें पूँछें या टेल कहते हैं, और COO- समूह होता है जिसे सिर या हेड कहते हैं। इसी प्रकार अपमार्जक में भी सतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पूँछ व आयनिक हेड है। साबुन अथवा अपमार्जक का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है, वह सिरा जल स्नेही है, जबकि शेष अणु सहसंयोजक अथवा अध्रुवीय होने के कारण चिकनाई व धूल में घुलनशील होता है, अतः जल विरोधी है। इस प्रकार धूल सहित तेल का जल में पायसीकारक एमल्सिफाइंग एजेंट्स है। जो पदार्थ ग्रीस, तेल को जल में पायसीकृत करते हैं। मैल व धूल के कण कपड़ों के ग्रीस द्वारा चिपके रहते हैं। साबुन या अपमार्जक जल की उपस्थिति में कपड़े पर लगी ग्रीस या तेल को हटाकर ग्रीस का जल के साथ स्थायी पायस बना देते हैं। ग्रीस व उसके चिपके मैल के कण जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार साबुन व अपमार्जक साफ करने का कार्य करते हैं। नंबर 5, दूध भी पायस है। यह जल में वसा का पायस है। इसमें एल्बुमिन तथा कैसीन पायसीकारक हैं। नंबर 6, फिनाइल तथा लाइसोल का पायस जीवाणुनाशक के रूप में काम लेते हैं। विपायसीकरण या डी इमल्सिफिकेशन। किसी पायस का स्थायित्व उसके कणों को पृथक रखने वाली झिल्ली की दृढ़ता तथा उसके कणों के आवेश पर निर्भर रहता है। यदि किसी पायस में कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए जो पायसीकारक को नष्ट कर दे तो पायस का स्कंदन हो जाता है तथा यह क्रिया पायसीकरण कहलाती है। अर्थात किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतहों को पृथक करने की क्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण, छानना, उबालना, जमाना या उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर की जा सकती है। उदाहरणार्थ अपकेंद्रण द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करने की क्रिया विपायसीकरण का ही उदाहरण है। दूध अथवा दही की मलाई को मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया विपायसीकरण का ही उदाहरण है। धन्यवाद।